नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्याय में पारद रस के बारे में बताया, उसके संकेत के बारे में बताया, उसके पर्यायों के बारे में बताया, उसके जो 5 पर्याय है मुख्य, रस, रसेंद्र, सूत, मिश्रक, उनके बारे में बताया, उनकी परिभाषाओं के बारे में बताया। अब मैं आपको उसके अन्य अध्ययन के बारे में बताने जा रहा हूँ, पारद के बारे में। पारद का जो गलत रूप पे निभम भी कहा गया है पारद को दूसरा नाम गलत रूप पे निभम भी कहा गया है। तो वो क्यों कहा गया है, उसके लिए है, यह पारद को द्रव्य चांदी के समान बताया गया है। इस पारद को द्रव चांदी के समान, क्योंकि पारद जो है तरल, पारद जो होता है, पारद तरल होता है, लिक्विड होता है, और वो उसी प्रकार दिखता है जैसे तरल चांदी दिखती हो। चांदी को तरल कर लो, तरल पिघला लो, उसी जैसे चांदी दिखेगी उसी हिसाब से ये दिखता है, इसलिए इसको गलत रूप पे निभम कहा गया है। यह यहाँ पारद को द्रव्य चांदी के समान बताया गया है। दूसरा इसका चपल कहा गया है। चपल यानी चंचल स्वभाव का होने पर, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने के कारण इसे चपल या चंचल कहा गया है। एक स्थान पर नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, इसको पकड़ नहीं सकते आप। इसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो टुकड़े होकर दूसरे को चल जाएगा। ये चंचल है, इसलिए इसको चपल कहा गया है। हर बीज कहा गया है इसको। हर यानी शिव का बीज, शिव बीज कहा गया है। तो उसके लिए कहा है, रस ग्रंथों में पारद की उत्पत्ति की प्रक्रिया अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उत्पत्ति की प्रक्रिया को एक कथानक के रूप में देते हुए शिव से संबंध स्थापित किया गया है। तदनुसार यह शिव के वीर्य के रूप में है। अतः इसे हर बीज या शिव का शुक्र भी कहा गया है। वस्तुतः शिव का अर्थ कल्याण करने वाला है। वस्तुतः शिव का अर्थ कल्याण करने वाले से है, और इसकी उत्कृष्टतम शक्ति भी वीर्य है। इसकी उत्कृष्ट शक्ति भी वीर्य है। पारद भी कल्याणकारी है, अतः कल्याण करने की में उत्कृष्टतम होने के कारण इसको शिव वीर्य या हर बीज भी कहा गया है। कल्याण करने में उत्कृष्ट होने के कारण इसको शिव वीर्य या हर बीज की संज्ञा दी गई है। पारद की उत्पत्ति के बारे में जो अभी बताया था आपको कि इसको कथानक के रूप में बताया गया है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्राचीन रस ग्रंथों में पारद की उत्पत्ति की घटना को अलंकारिक एवं पौराणिक कथानक का रूप देते हुए प्रकृति में किसी भी खनिज आदि पदार्थ की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उस उत्पत्ति क्रम की घटना को दर्शाया गया है। यह प्राकृतिक घटना जिसके वैज्ञानिक स्वरूप का कथानक का रूप देकर प्रस्तुत करने का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट उदाहरण इसको दिया है। इसके बारे में आगे बताया है, पारदोत्पत्ति। प्राचीन रस ग्रंथों में पारद की उत्पत्ति की घटना को अलंकारिक रूप से पौराणिक कथानक के रूप में देते हुए प्रस्तुत करते हुए प्रकृति में किसी भी खनिज पदार्थ की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उस उत्पत्ति क्रम की घटना को दर्शाया गया है। यह प्राकृतिक घटना जिसके वैज्ञानिक रहस्य को कथानक का रूप देकर प्रस्तुत करने का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वैज्ञानिकों के मत से ज्वालामुखी के फटने से उसमें गर्म द्रव पदार्थ लावा निकलता है। इस द्रव्य पदार्थ के साथ भूगर्भ में अन्य खनिज भी बाहर निकलते हैं। वहाँ वस्तुतः में ज्वालामुखी पहाड़ के फटने की घटना को संबंध पारद की उत्पत्ति से है। हिमालय पर्वत पर शिव एवं पार्वती प्रेम से एक दूसरे को हराने की इच्छा से तीनों लोकों में क्षोभ पैदा करने के वाले संभोग में प्रवृत्त हुए। तब देवताओं ने तारकासुर का वध करने वाले पुत्र कार्तिकेय को शीघ्र प्राप्ति हेतु
शीघ्र मैथुन की समाप्ति हेतु अग्नि देवता को उनके पास भेज दिया। अग्नि देवता कपोत का रूप धारण कर हिमवत के द्वारा पहुँचे और शिव पार्वती की रति लीला को देखकर छुपकर देखने लगे। कपोत के रूप में शिव को जब इसका आभास हुआ तब वे लज्जित होकर संभोग से विरत हो गए तथा उस समय जो चरम धातु स्रवित हुआ उसे शिव ने हाथ में लेकर अग्नि के मुख में फेंक दिया। फेंकी हुई चरम धातु गंगा में जा गिरी। गंगा इस वीर्य की ज्वाला को सहन न कर सकी और उसे बाहर फेंक दिया। इस प्रकार फेंके गए इस वीर्य के मल से सिद्धि देने वाली विभिन्न धातुओं की उत्पत्ति हुई। अग्नि के मुख से निकला हुआ यह रेत पृथ्वी पर 5 कूपों में को बनाते हुए 100 योजन तक फैल गया। उसी समय से इन 5 कूपों में पाया जाने वाला यह वीर्य पारद 5 प्रकार का हो गया। ये वीर्य पारद 5 प्रकार का हो गया। उपरोक्त कथानक को वास्तविक वैज्ञानिक घटना के रूप में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ये सिर्फ घटना बताइए पौराणिक कथा को जोड़ते हुए। इसको आजकल वैज्ञानिकों की घटना को इस प्रकार बताया गया है। इसको प्राय हिम प्रदेश में ज्वालामुखी प्रकट होते हैं। इससे पूर्व भूगर्भ में जड़ एवं चेतन शक्ति के रूप में संघर्ष होता है और पृथ्वी के अंतराल में से आग्नेय पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होने लगते हैं। इसी समय भूकंप पैदा होता है। वहाँ जड़ से पार्वती का, चेतन से शिव और संघर्ष से दोनों के बीच संभोग का तात्पर्य है। ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में राख को वर्ण का धुआं उठता है जिसका कपोत से सामंजस्य बैठाया जा सकता है। और जब इस अग्नि की ज्वाला निकलती है तो उसे अग्निदेव जो कपोत के रूप में उपस्थित होता है के रूप को कहा गया है। ज्वालामुखी के फटने पर ज्वाला के साथ उसमें से लावा रस निकलता है। उस समय भूकंप बंद हो जाता है। इस घटना को शंभु द्वारा लज्जित होकर संभोग से विरत होने का सूचित किया गया है। इस तरह इसको वैज्ञानिकता से जोड़ा गया है। अब मैं पारद के कुछ खनिजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पारद एक तत्व है। भूगर्भ से तत्व या पदार्थ जिस रूप में पाया जाता है वह उस तत्व को खनिज कहलाता है। उस तत्व का खनिज कहलाता है। भूगर्भ से पारद को 2 रूपों में प्राप्त होता है, एक तो मुक्त रूप में और एक यौगिक रूप में। मतलब पारद 2 रूपों में प्राप्त होता है, एक तो मुक्त रूप यानी स्वतंत्र रूप से, एक यौगिक रूप में यानी किसी के साथ मिला हुआ। मुक्त रूप स्वरूप में नेटिव मरकरी, इस अवस्था में पारद स्वतंत्र मुक्त रूप में प्राप्त होता है। मुख्य रूप से ये हिंगुल आदि यौगिकों के से पृथक हुआ होता है। पारद सूक्ष्म कण के रूप में पृथक होकर भूगर्भ के खोखले गर्तों में एकत्रित हो जाता है। उसे स्वयंभू पारद, सहज पारद या गलरोपनिभम के नाम से कहा जाता है। गलरोपनिभम यानी सफेद गली हुई चांदी के रूप में के नाम से कहा जाता है। ये मुक्त पारद होता है, स्वतंत्र पारद होता है। यौगिक पारद के रूप में प्रकृति में पारद गंधक, क्लोरीन आदि तत्वों के साथ मिला हुआ यौगिक के रूप में पाया जाता है। यौगिक के रूप में पारद के पाए जाने वाले निम्न खनिज हैं। सबसे पहला है हिंगुल। हिंगुल से पारद पाया जाता है सबसे पहले। सिनेबार HgS, यह पारद का एवं गंधक का यौगिक है तथा पारद का मुख्य खनिज है। पारद का मुख्य खनिज कौन है? हिंगुल। इसी से पारद निकाला जाता है। यह डायमाफर्स है। इसका हिंगुल, हंसपाद हिंगुल, इसमें जो हिंगुल है उसमें सबसे पहले एक होता है हंसपाद हिंगुल। ये जपा कुसुम संकाश होता है, यानी जपा कुसुम के समान होता है। जपा कुसुम के सदृश लाल वर्ण का हिंगुल ही वास्तविक हंसपाद हिंगुल है। इसके क्रिस्टल होते हैं। इसे कसौटी पर घिसने पर यह लाल रंग की रेखा बनाता है, उत्पन्न करता है। दूसरा है इसका हिंगुल का दर्द हिंगुल, यानी यकृताकार हिंगुल।
हिंगुल के साथ जब शिलाधातु का अंश मिले होते हैं तब उसका वर्ण गहरा होता है, इसलिए दर्द हिंगुल कहलाता है। तीसरा है चरमार हिंगुल। चरमार हिंगुल में है मेटा सिनेबार, यह कृष्ण जाति का होता है। कसौटी पर घिसने पर यह काले रंग का लकीर खींचता है। प्रवालाभ हिंगुल कोरल और मूंग की सी मृतिका कहलाती है, इसको मूंग की सी मृतिका होती है। पांचवा है दैत्येंद्र रक्त। पारद के खनिज के ये सबसे समृद्ध माना जाता है, इसमें 75% तक पारद का अंश मिलता है। गिरिसिंदूर, इसे रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी कहा जाता है। यह लाल रंग का चमकदार बालू के समान चूर्ण रूप में होता है। दूसरा पारद का जो खनिज है वह है केलोमेल Hg2Cl2, यह पारद एवं क्लोरीन तत्व का यौगिक है। तीसरा सिल्वर अलमगम, यह चांदी के एवं पारद का मिश्रण है। चौथा है फाल्व ओहार, यह वस्तुतः ताम्र का खनिज है। पांचवा है लिविंग स्टोनाइट 2Sb2S2HgS, यह एंटीमनी पारद एवं गंधक का यौगिक है। छठा है वार्सोनाइट। सातवां है खाडल काजराइट। आठवां है टेलीखाइट। नौवां है एग्ले स्टोनाइट। 10वां है क्लोनाइट। 11वां है मोजेसाइट। 12वां है मेट्रोगेईट। इस प्रकार से ये पारद के प्रमुख खनिज आपको बताए गए हैं। पारद के एवं उसके खनिजों की प्राप्ति स्थान क्या है, पारद के और पारद के खनिजों की प्राप्ति स्थान क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। पारद की अधिकांश खाने ज्वालामुखी पर्वत के आसपास ही मिलती है। पारद के स्पेन, ब्रिटिश बोर्निया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका, एशिया, चीन, इटली आदि में पाया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ पारद के दोष, जो पारद के दोष कहे जाते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। पारद के प्राय 3 प्रकार के दोष माने जाते हैं। पारद में प्राय 3 प्रकार के दोष मिलते हैं। एक नैसर्गिक दोष, दूसरा यौगिक दोष और तीसरा औपाधिक दोष। नैसर्गिक दोष प्रकृति से ही होते हैं, यौगिक दोष मिलावट करने की स्थिति में आ जाते हैं और औपाधिक दोष वो होते हैं जो धातुवाद के बाद में पैदा होते हैं, वो औपाधिक दोष कहलाते हैं। तो यहाँ पारद के नैसर्गिक दोषों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नैसर्गिक दोष कौन से होते हैं? पारद में अपना आप उत्पन्न होने वाले, प्रकृति से होने वाले, कि पारद एक प्रकार का खनिज स्रोतों से प्राप्त होने वाला द्रव्य है। यह एक सहज, स्वतंत्र, मुक्त एवं मिश्रित यौगिक स्वरूप में प्राप्त होता है। भूगर्भ में प्राप्त होने से तथा स्वगर्भ में अन्य धातुओं के लीन होने के कारण, विशिष्ट स्वाभाविक गुणों के कारण भूगर्भ स्थित धातुओं को यह अपने आप में मिला लेता है। इसे ही नैसर्गिक दोष कहा जाता है, क्योंकि इसमें दूसरे को अपने आप में ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए यह ग्रहण कर लेता है। यही इसकी नैसर्गिक दोष कहा जाता है। पारद में ताम्र, नाग, वंग, रजत आदि के संपर्क में आने से पारद के द्रव धातु होने से शीघ्र घुलनशील होने के कारण पारद में निसर्गतः यानी प्रकृतितः ये नैसर्गिक दोष मिल जाते हैं, इसलिए इसको पारद का नैसर्गिक दोष कहा जाता है, यानी प्रकृति से ही दोष कहा जाता है। यौगिक दोष में है पहला नंबर 1, पारद के अन्य अल्प मूल्य वाले धातु द्रव्य नाग, वंग, यशद को आसानी से पारद में मिल जाते हैं। ऐसे धातुओं को व्यापारी लोग पारद को मिलाकर अधिक धन प्राप्ति के लिए बेचते हैं। इसे यौगिक या व्यापारिक दोष भी कहते हैं, व्यापारियों से होने वाला दोष, और यौगिक वेतन मिलाने वाला। पारद का आयात विदेशों से होता है। इस व्यापार के क्रम में इस प्रकार की मिलावट की जाती है, अतः इसे व्यापारिक दोष भी कहा जाता है। दूसरा, धातु पदार्थ पारद में नाग, वंग को आदि को मिलाया जाता है। प्रयोग में सफलता न मिलने पर धातुवादियों द्वारा इसे या तो बेच दिया जाता है या फिर नाग, वंग से मुक्त औषधि निर्माण करने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। जब तक दोष
मुक्त युक्त पारद का शोधन अथवा संस्कार नहीं किया जाता तब तक इसे दोष युक्त पारद ही कहा जाता है। अतः इसे यौगिक दोष की संज्ञा देते हैं। यौगिक दोष यानी मिलाने वाले दोषों की संज्ञा इसे देते हैं। इस प्रकार से यह आपका यौगिक दोष हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।